नमस्कार, मैं हूं रविकांत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और चुनाव परिणाम भी आ गए। 5 में से 3 प्रांतों में भाजपा की विजय हुई और बड़ी जीत हुई भाजपा की। दक्षिण का एक राज्य तेलंगाना, जहां कांग्रेस को सत्ता मिली है, और मिजोरम में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी मिजो पीपुल्स मूवमेंट को सत्ता मिली है। 3 प्रांतों में जो चुनाव हुआ, जहाँ भाजपा को बड़ी बढ़त के साथ बड़ी जीत मिली, उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव पर अगर हम नज़र डालें तो मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा को लगभग 2/3 सीटें मिली हैं और ये बहुत बड़ी जीत है। जबकि पोल के जो पूर्वानुमान थे उन अनुमानों में ऐसा कहीं ज्ञात नहीं था, ऐसा कहीं संकेत नहीं मिल रहा था कि भाजपा की इतनी बड़ी जीत होगी। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको भी ये उम्मीद नहीं था कि भाजपा इतने बड़े अंतर से जीतेगी, लेकिन जो चुनावी पंडित हैं उन्हें तो ये लग रहा था कि भाजपा की विजय होगी। अब भाजपा की विजय इतनी बड़ी क्यों हुई? वहाँ एक बात था कि भाजपा ने या शिवराज सिंह की सरकार ने जो भी नीतियाँ वहाँ लागू की और उसको जिस तरीके से कार्यान्वित किया, लोगों तक पहुँचाया, केंद्र की ऐसी योजनाएं थी जो लोगों तक पहुंची, प्लस स्थानीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे सरकार ने अच्छा काम किया। नई नई स्कीम जनता के सामने प्रस्तुत की, उसे लागू किया, लोगों तक पहुंचाया, तो जनता में एक भरोसा जगा, एक विश्वास जगा कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। तो जनता का विश्वास जगा तो जनता ने मत दिया। ख़ास तौर से महिलाओं ने खुल कर के वोटिंग की और इस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की अच्छी विजय हुई। एक बात और थी, इस चुनाव में ये एक बात पूरे तौर पे स्पष्ट हो गई कि चूँकि किसी भी राज्य में भाजपा ने अपना कोई चेहरा नहीं दिया था चुनाव से पहले, चेहरा मोदी जी का ही था। तो ये तो स्पष्ट हुआ भाजपा की जीत से कि मोदी जी का जादू अभी भी बरकरार है और मोदी जी के काम से लोग खुश हैं। केंद्र की भाजपा की सरकार से लोग बहुत ही खुश हैं और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र की योजनाएं सही तरह से लोगों तक पहुंच रही हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। यही वजह है कि लोगों का विश्वास मोदी पर अटूट है और लोग मोदी के नाम पर वोट देने गए हैं। साथ में शिवराज सिंह ने जो काम किया, जो 3.5 साल का मौका मिला, क्योंकि शुरू के 1 या 1.5 वर्ष तो कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी और कमलनाथ जी की गवर्नमेंट में इतने व्यतिरेक पैदा हुए, इतने विवाद पैदा हुए कि कांग्रेस का एक धड़ा जो है टूटा और उसने भाजपा को समर्थन दिया और फिर सरकार बनी। और इन 3.5 वर्षों में भाजपा ने अच्छा काम करके दिखाया और उसका नतीजा सामने है कि भाजपा की पुनः सरकार बनी वहाँ। तो ये रही मध्य प्रदेश की बात। दूसरी बात राजस्थान में भी जो एग्जिट पोल आ रहे थे, जो अनुमान व्यक्त किया जा रहा था, उसमें यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा था कि भाजपा को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, लेकिन भाजपा ने शानदार काम किया। काम क्या किया? मोदी जी का चेहरा सामने था और वहाँ भी मोदी जी के चेहरे का लोगों ने समर्थन किया। लोगों को लगा कि जिस दौर से राजस्थान गुजर रहा है, अगर ये सत्ता परिवर्तन न हुआ तो राजस्थान के लिए आने वाला समय मुश्किलों से भरा होगा। यही वजह है कि जिस तरीके से 5 साल का जो ये टर्म चला गहलोत साहब का, उसमें
धार्मिक विभेद, जातिगत विभेद और भ्रष्टाचार के अनेक मानक उत्पन्न हुए, अनेक विवाद हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदुओं को उनके धार्मिक जुलूस निकालने पर, उनके धार्मिक कार्यक्रमों पर हमले हुए, हिंसा हुई, कुछ लोग मारे भी गए और एक धार्मिक उन्माद का माहौल रहा राजस्थान में। उसमें आपको याद होगा कन्हैया लाल की हत्या भी हुई, ये धार्मिक उन्माद का ही नतीजा था। और सामाजिक भेद इतने ज़्यादा बढ़ गए थे और साथ में पार्टी के भीतर जो आंतरिक कलह थी, जो दो धड़ों में जो जिस तरीके से उठापटक चलती रही, एक समय तो लगा कि गहलोत की सरकार चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सरकार बचा ले गए गहलोत। लेकिन सामाजिक भेद इतने बढ़ गए, भ्रष्टाचार के इतने नए नए मानदंड पैदा हुए। युवाओं के लिए सबसे बड़ी निराशा रही कि युवाओं को परीक्षा का कोई लाभ नहीं मिलता था, पेपर आउट हो जाता था। युवाओं के लिए निराशा की बात थी। कानून व्यवस्था निचले धरातल पर थी, महिलाओं का अपमान, महिलाओं के साथ दुराचार, धार्मिक भेद, अतिवाद, दंगे फसाद, हिंदुओं को बार बार दबाना, उनको अपमानित करना, ये अनेक, अब ये चर्चा की बात नहीं है, ये सबको स्पष्ट है, सबको पता है। इसलिए लोगों के अंदर ये एक बदलाव के लिए उनके दिमाग में कई बातें आ रही थी कि ये बदलाव ज़रूरी है। हाँ, मुकाबला चुनौतीपूर्ण था, संघर्षपूर्ण हुआ, लेकिन भाजपा को बढ़त मिली। भाजपा के संगठन में भी कुछ विवाद की स्थिति थी, लेकिन उसको केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल लिया और चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। लगी बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाजपा स्पष्ट रूप से सत्ता में आ जाएगी, लेकिन भाजपा आई। मुझे लगता है कि अब वजह तो अनेक है। सबसे बड़ा वजह तो शासन के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार थे, जो विसंगतियां थीं और जो सरकार के भीतर जो गुटबाजी थी, वो निश्चित रूप से हावी थी बघेल गवर्नमेंट पर। लेकिन अंतिम समय में जो महादेव ऐप को लेकर के जो चर्चा चली और आदिवासियों के अंदर जो एक शंका की बात थी, उनके लिए जो आवश्यक योजनाएं थीं, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता था। केंद्रीय योजनाएं जो गरीबों के लिए थीं, आदिवासियों के लिए थीं, वो सही तरीके से वहाँ लागू नहीं हो पाई। बघेल सरकार उसे लागू नहीं करना चाहती थी, या अब जो भी वजह हो, उन्हें लगता था कि अगर केंद्रीय योजनाएं यहाँ लागू होंगी तो नाम केंद्र का होगा, इसलिए शायद वो उसे नहीं लागू करना चाहते थे, या सही तरीके से उसका प्रसार नहीं हुआ। तो एक असंतोष का वातावरण वहाँ था। अब ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता था, इसलिए कि छत्तीसगढ़ छोटा प्रदेश है, 90 सीटें हैं वहाँ पे। तो छोटे प्रांतों में इस तरह से स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना एक जल्दीबाजी होगी, या ये कहना कि नहीं ये सरकार जा रही है, वो सरकार आ रही है, तो ये भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि छोटा प्रदेश है, छोटी आबादी है, सीटें कम हैं। लेकिन हाँ, भीतर भीतर लोगों ने वहाँ भी ठान लिया था कि हमें इस सरकार को हटाना है। और जो बिल्कुल अंतिम चरण में जो भ्रष्टाचार के मानक सामने आए, जो भ्रष्टाचार की परतें खुलीं, उसमें जनता को धक्का लगा और जनता चाहती थी, चूँकि इनसे बघेल से पूर्व 15 साल तक भाजपा ने सरकार चलाया और रमन सिंह ने बहुत बढ़िया शासन चलाया, उनके शासनकाल में काफ़ी अच्छे कार्य हुए। तो जनता को वो शासनकाल याद था। और एक जनता के अंदर एक विशेषता है कि वो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करती है विभिन्न शासनों का।
और उस तुलनात्मक रूप से भाजपा को फिर से ले आने के लिए वहाँ की जनता ने अपने आप को ठान लिया था जैसे। और इन 3 प्रांतों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें बनी। अब भाजपा को ये करके दिखाना है, और यहाँ चूँकि मोदी जी का चेहरा है, लोगों का विश्वास मोदी जी पर है, लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए जीता है, तो यहाँ अब भाजपा सत्ता चाहे जिसके नेतृत्व में बनाए इन प्रांतों में, लेकिन मोदी जी का चेहरा जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके दिमाग में वो चेहरा रहेगा, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर ही लोकसभा का चुनाव भी है। तो जो भाजपा की सरकारें इन प्रांतों में बनेंगी, वो उस दृष्टिकोण से उनको काम करना पड़ेगा और तेज़ी से काम करना पड़ेगा। प्लस जो विगत 5 वर्षों में जो विसंगतियां पिछली सरकारों के द्वारा हुई हैं उनको मिटाना भी है, एक सांत्वना के रूप में भी काम करना पड़ेगा। और ये दिखाना पड़ेगा कि हम कोई भेदभाव, कोई पक्षपात, कोई जातीय भेद, कोई सांप्रदायिक भेद, कोई धार्मिक भेद, कोई सामाजिक भेद नहीं करते हैं, और उसी आधार पर शासन करना होगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नई सरकारों के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भाजपा की सरकारें जिन प्रांतों में बनी हैं वो अक्सर उन प्रांतों में दोबारा रिपीट भी हुई हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 15 साल लगातार सरकार चली। राजस्थान एक अपवाद है कि एक के बाद एक सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन अगर ये 5 वर्ष भाजपा की जो भी जिसके भी नेतृत्व में सरकार बने, अगर वो जनता के विश्वास को जीतने में सफल रही, तो अगले चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार रिपीट होगी। यही हाल इन तीनों प्रांतों में कहा जा सकता है। अब अगला प्रांत है तेलंगाना। तेलंगाना में वैसे भी भाजपा का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना इन हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। तेलंगाना के परिणाम आने के बाद एक और बात सामने आ रही है, उत्तर दक्षिण वाली बात। ये समझ से परे है, ये पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो उत्तर दक्षिण की बात करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर यानी हिंदी बेल्ट जो है वो भाजपा के लिए होगा, और दक्षिणी बेल्ट जो है, जो हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोग शासन करेंगे। क्या ये संभव है? देश में इस तरह का बंटवारा भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उत्तर दक्षिण के आधार पर और पूर्व पश्चिम के आधार पर होगा? क्या ये जनता इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? ये तो बिल्कुल माने अबोध बच्चों वाली बात है। जैसे आप अनावश्यक रूप से कुछ भी एक नारा दे दें, कुछ भी एक स्लोगन निकाल दें, कि वैसी बात है। जो लोग उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, ज़रा ये सोचें, तेलंगाना में जो भाजपा का वोट बैंक है पिछले 5 वर्ष में 2 गुना हुआ। 14% के आसपास इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट मिले। पिछले चुनाव में 7% के 6 पॉइंट कुछ परसेंट भाजपा को वोट मिले थे, लगभग 7% के आसपास, और इस वर्ष लगभग 14% मिले हैं। तो लगभग ये जो मतदाताओं की संख्या है जस्ट डबल हुई है, 2 गुना हुई है। अब ये कांग्रेस के लोगों को या वहाँ के क्षेत्रीय दलों को ये सोचना होगा कि अगर 14% भाजपा के का वोट प्रतिशत है, अगर 5% या 10% और बढ़ गया तो वो कितनी बड़ी फाइट देगी, ये इन लोगों को पता नहीं है। सोचना चाहिए। और अगर 10% सीटें बढ़ गई, मत प्रतिशत बढ़ गए, अगर 22 से 25 के बीच में भाजपा पाएगी, तो अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है तो सत्ता भाजपा के भी हाथ में आ सकती है। और अगर अगले विधानसभा चुनाव से पूर्व, अभी तो 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, अगर सांगठनिक स्तर पर भाजपा ने बेहतरीन काम किया तो अगली बार सत्ता भाजपा के हाथ में आ सकती है। तो कांग्रेस तब क्या कहेगी? उत्तर दक्षिण की बात तब भी कहेगी। अब ये इत्तेफाक है कि कर्नाटका में चुनाव भाजपा हार गई, लेकिन सत्ता तो
भाजपा के ही हाथ में थी, तो आप उत्तर दक्षिण की बात कैसे कर सकते हैं। तेलंगाना में त्रिकोणात्मक संघर्ष रहा निश्चित रूप से। बीआरएस सत्ता में थी, सत्ता से हटना पड़ा उनको। लोगों ने कांग्रेस को इसलिए चुना कि भाजपा का संगठन उतना मजबूत नहीं रहा था। भाजपा के कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पे लोगों से खुद को उतना कनेक्ट नहीं कर पाए जितनी आवश्यकता थी। ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां कांग्रेस का पुराना जनाधार है और बीआरएस का भी अच्छा जनाधार बन चुका है। भाजपा वैसे भी जो इस चुनाव के दौरान आंकड़े मिल रहे हैं या विगत वर्षों से जो आंकड़े मिलते आए हैं, शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ बहुत अच्छी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ उससे हल्की होती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ बहुत अच्छी है, जो हिंदी भाषी प्रांत हैं, जो जैसा कहा जा रहा है। हम हिंदी भाषा के आधार पर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के जहाँ जहाँ भाजपा की सत्ता लगातार बनती रही है, वहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भाजपा की अच्छी पकड़ बन चुकी है। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा की पकड़ बनती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को अभी और भी विस्तार की ज़रूरत होगी क्या, अभी है। और भाजपा को अधिक काम करना पड़ेगा वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा। और साउथ के जितने भी राज्य हैं, वहाँ भाजपा को एक स्थानीय नेतृत्व को उभारना होगा। एक चेहरा, दो चेहरा, तीन चेहरा, जो एक टीम बनानी पड़ेगी। कुछ चेहरे उनको हर प्रांत में खड़े करने होंगे ताकि लोग उनको अपने से जोड़ सकें और वहाँ के नेता भी जनता से अपने आप को जोड़ सकें। बूथ लेवल को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ जो अगली लोकसभा होगी, चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ दक्षिण भारत में ही मिलेंगी भाजपा को। और उत्तर भारत में तो उस तरीके की चुनौती नहीं मिलेगी। और 24 का चुनाव जो है लोकसभा का, वो लगभग स्पष्ट है, अब स्पष्ट हो चला है। इंडी गठबंधन कहने का गठबंधन है, वो इस चुनाव में दिख गया। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी सीटें घोषित की, सहयोगियों से कोई बात नहीं की, सहयोगियों को उस चर्चा में शामिल नहीं किया, और जिस तरीके से सहयोगी नाराज़ हुए, उससे तो यही लगता है कि इंडी गठबंधन एक दिखावे का गठबंधन था। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश थी, एक मंच पे कुछ लोग जुट जाएं, बस। इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं थी, या और कुछ ऐसा मजबूती गठबंधन या कुछ इस तरह की बात नहीं दिख रही है ताकि ये कहा जाए कि इंडी गठबंधन जो है वो भाजपा के पैरेलल एक अच्छा संघर्ष कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपसी अंतर्कलह इन पार्टियों को, जो INDIA का गठबंधन है, इन पार्टियों को आपसी अंतर्कलह एक नहीं होने देगा। क्यों होने नहीं देगा? क्योंकि उसकी वजह एक है कि एक दूसरे के वोट बैंक से ये सभी खड़े हुए हैं, और उस सारा वोट बैंक का स्रोत कांग्रेस रहा है पूर्व में। चाहे यूपी हो, यूपी में सपा बसपा अगर खड़े हुए हैं तो कांग्रेस के ही वोट बैंक से। बिहार में अगर राजद और JDU खड़े हुए हैं तो कांग्रेस के ही वोट से। और इस तरह से हर प्रांत में, चाहे बंगाल हो, ममता दीदी खड़ी हुई हैं तो पहले कम्युनिस्टों का जो शासन था उनसे इनको ऊर्जा मिली, उससे पहले कांग्रेस का शासन था। तो ये लगभग एक उत्तराधिकार के रूप में ये मतदाता वर्ग इनको अलग अलग समय में अलग अलग समर्थन करता गया। और पहले कांग्रेस, बंगाल में पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी आए, फिर ममता बनर्जी हैं। तो ये वोट बैंक कांग्रेस का ही है। ममता बनर्जी चाहते भी हैं कि कांग्रेस यहाँ सीटें न मांगे, या उनकी शर्तें और हैं। इसी तरह से हर प्रांत में जहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, जैसे पंजाब में
आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहती कि हम कांग्रेस को कुछ सीटें भी दें। दिल्ली में भी वही हाल है। तो कुल मिला के इंडी गठबंधन जो आंतरिक कलह है इनकी, या वोट बैंक की मजबूरियां हैं कि एक दूसरे के वोट बैंक से ये जी रहे हैं, तो ये कहना कि ये सारे मिल करके भाजपा को 2024 में टक्कर देंगे, तो ये तो असंभव है। अब इस चुनाव ने जिस तरीके का समीकरण दिखाया है, उस तरीके से यही कहा जा सकता है कि आगामी 2024 का चुनाव इसी राज्यसभाओं के चुनाव के परिणाम की तरह ही होगा और भाजपा को अच्छे बहुमत से दोबारा सत्ता मिलेगी। हाँ, इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों को या इंडी गठबंधन को और मेहनत करनी होगी और भाजपा को भी बड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि जो जीत है उसे और बड़ा किया जा सके। ऐसे मुद्दे और ले आने पड़ेंगे जिससे कि समाज को लगे कि ये सिर्फ मेरे लिए है, समाज का उत्थान हो। जो मोदी जी कहते हैं कि अगले आगामी 5 या 7 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी या आरंभिक 3 में होगी, तो इसके लिए अनेक तरह की योजनाएं बनानी होंगी, अनेक तरह के मुद्दे देखने होंगे, ताकि जनता का ऐसा ही प्यार मिलता रहे। और विपक्ष को भी अगर वो चाहती है कि हम लोकतंत्र में विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा सकें, तो उसे भी अच्छी मेहनत करनी होगी और सही सार्थक मुद्दों पे आगे बढ़ना होगा। सिर्फ जातिवाद के विभाजन, सिर्फ सांप्रदायिक विभाजन या सिर्फ कुछ मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाली घोषणाएं दे करके विपक्ष अगर चाहेगा कि हम भाजपा को टक्कर देंगे, तो ये असंभव है। विपक्ष को ये जान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि आप शुद्ध नीतियाँ लेकर के आइए और जनता के सामने रखिए।